गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट और आज हम करने वाले इवोल्यूशन चैप्टर का पार्ट 2। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि मान लो एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है ना। अब नॉर्मली प्रेजेंट है, लेकिन जब हम उस कॉलोनी का एनवायरनमेंट चेंज करेंगे ना, तो इन कॉलोनी ए देयर माइट बी इंडिविजुअल्स विद सम वेरिएशंस। उसमें कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जिसमें कुछ वेरिएशंस होंगे। जैसे कि हम एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस लाएंगे तो वो उस चीज़ को अडेप्ट कर पाएंगे, है ना। तो कॉलोनी बी में सिर्फ वही वाले सर्वाइव कर पाएंगे जिनके अंदर अडेप्टेबिलिटी है, एनवायरनमेंट चेंज होते ही वो अपने आप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसमें यही बताता है कि एनवायरनमेंट चेंज होने के बाद भी सिर्फ कुछ ही परसेंट है जो कि बचेंगे उसके अंदर, जिनके में वेरिएशंस शो होते हैं। तो इन कॉलोनी ए क्या होता है, देयर माइट बी वेरिएशंस, इंडिविजुअल्स विद सम वेरिएशंस। एज द एनवायरनमेंट इज चेंज, ओनली दोज इंडिविजुअल्स सर्वाइव विद वेरिएशंस, बेटर अडेप्टेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूस, फॉर्मिंग अ न्यू पॉपुलेशन, है ना। फिर वो बचेंगे और वो जो बच रहे हैं वही वाले क्या करेंगे कि आगे चल कर रिप्रोडक्शन करेंगे और एक नया पॉपुलेशन बनाएंगे अपना, ठीक है। तो ये इस वाले पार्ट में था। माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट की बात करें तो अब अपना नेक्स्ट जो आने वाला है ना, दैट इज़ म्यूटेशन थ्योरी, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें याद होना चाहिए कि म्यूटेशन थ्योरी दिया किसने था, ह्यूगो डे व्रीज ने दिया था, ठीक है। इन्होंने वर्क करा था किसके ऊपर, एक इवनिंग प्राइमोस के ऊपर, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, ओएनोथेरा लैमर्कियाना, ठीक है। ये इवनिंग एक वो प्लांट है। इन्होंने बोला था कि म्यूटेशन जो है ना वो क्या करता है, वेरिएशन कॉज करता है। म्यूटेशन हो रहा है तो ही वेरिएशन होगा, ठीक है। उन्होंने ये बोला, तो ही म्यूटेशंस कॉजेस इवोल्यूशन, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि ये जो म्यूटेशन है वो एक सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन है, एक सिंगल स्टेप में बहुत ही बड़ा म्यूटेशन होता है, ठीक है, जिसको इन्होंने बोला सैल्टेशन। तो सैल्टेशन बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ सिंगल स्टेप जिसमें लार्ज म्यूटेशन, सिंगल स्टेप और लार्ज म्यूटेशन होता है, दैट प्रोसेस, दैट थिंग इज कॉल्ड ए सैल्टेशन, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो म्यूटेशन है ना वो रैंडम होता है, ठीक है, रैंडम प्रोसेस है और डायरेक्शन लेस है, ठीक है। ये बोलते हैं कि म्यूटेशन इज़ रैंडम डायरेक्शन लेस। और ये ना एमसीक्यूज़ में ये भी पूछते हैं, ऑप्शंस आता है कि म्यूटेशन जो है डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल है, स्मॉल है कि लार्ज है, किस टाइप का चेंज है, रैंडम है ना। तो ये ऑप्शंस पूछते हैं, तो इसको याद रखना, ठीक है। अब डार्विनियन वेरिएशंस जो था ना वो कैसा था, स्मॉल था और डायरेक्शनल था, लेकिन म्यूटेशन वाला कैसा है, रैंडम और डायरेक्शनलेस। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना, ये पूछते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी की बात करें, देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़, है ना। क्या क्या चीज़ें हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़, जैसे म्यूटेशन होना, जीन का माइग्रेशन होना, इस जगह से दूसरी जगह में जाना, जेनेटिक ड्रिफ्ट होना, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होना, या नेचुरल सिलेक्शन होना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि फैक्टर्स है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़। इसको याद रखना कि म्यूटेशन है, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। आगे चलकर हम ये सब और भी ज़्यादा पढ़ेंगे तो तुम्हें ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन की बात करें, सबसे पहले क्या क्या एविडेंसेस है, क्या प्रूफ है कि इवोल्यूशन हुआ है, कैसे हुआ है, तो वो सारी प्रूफ्स को हम देखेंगे, ठीक है, एविडेंसेस को देखेंगे। यहाँ पे लिस्ट वाइज मैंने मेंशन कर दिया है कि कॉम्परेटिव एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी होता है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, बायोलॉजिकल एविडेंसेस, बायोकेमिकल एविडेंसेस, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ये सारे हैं। इन सबको एक एक करके अच्छे से विस्तार में पढ़ने वाले, समझने वाले कि इसमें क्या आने वाला है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स विद मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस की बात करें, इसमें दो टाइप्स का आ जाएगा अपने पास, तो होमोलॉजी और एनालॉजी। होमोलॉजी मतलब होमो मतलब सेम, ठीक है, होमोलोगस स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि कोई भी ओरिजिन जो है, कोई भी स्पीशीज़ जो है, ठीक है, उनका ओरिजिन सेम है, सारे एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो फंक्शन है वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो ओरिजिन, बेसिक एनाटॉमी, उनका स्ट्रक्चर जो है सेम रहने वाला, एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, लेकिन अलग अलग जगह में जाते हैं, तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने खुद को अडेप्ट कर रखा है, तो इसीलिए उनके फंक्शन सब अलग अलग हो गए। जैसे कॉमन एंसेस्ट्री की बात करें, 4 लिम्स की बात करें, ठीक है, तो हम इंसान हैं तो हमारे 4 लिम्स किस काम के आते हैं, होल्डिंग के काम में, है ना।
व्हेल का 4 लिम्स किस काम में आ जाता है? स्विमिंग के काम में। फ्लाइंग, बैट हो गया उसका फ्लाइंग के काम में, चीता हो गया उसका रनिंग के काम में। तो सारे हम सब जो है ना, हम सारे के सारे कॉमन एंसेस्ट्री से बिलोंग करते हैं, लेकिन देखो हमारा फंक्शन कैसे अलग अलग हो गया, कोई फ्लाइंग के लिए, कोई स्विमिंग के लिए। तो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। तो ये जो है ना होमोलॉजी का एग्जाम्पल है कि ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग हो जाते हैं। इवन आफ्टर हैविंग कॉमन ओरिजिन ड्यू टू लिविंग इन डिफरेंट एनवायरनमेंट देयर नीड्स वर डिफरेंट सो एज देयर एडेप्टेशंस, ठीक है। इसलिए हैंस फंक्शनली दे बिकम डाइवर्जेंट, क्योंकि हम एक ही जगह से बिलोंग कर रहे थे लेकिन हमने अलग अलग प्लेसेस में डाइवर्ज कर लिया ना, डाइवर्जेंट। अब जैसे चीता हो गया तो वो नॉर्मल एनवायरनमेंट में हमारे प्लेसेस में नहीं मिलेंगे ना, वो अलग प्लेसेस में मिलते हैं, ठीक है, उनका एनवायरनमेंट अलग है। बैट हो गया फ्लाइंग के लिए, अब व्हेल हो गया तो वो कहाँ मिलता है, यहाँ तो मिलता नहीं है। स्विमिंग का काम, तो सबका एनवायरनमेंट सब कॉमन एंसेस्ट्री सेम है लेकिन सारे के काम अलग अलग है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि होमोलॉजी गिव्स एन आइडिया अबाउट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि डाइवर्जेंस शो हो रहा है इसमें, डाइवर्सिटी शो हो रहा है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे अपने पास। 4 लिम्स ऑफ मैन हो गया जो मैंने एग्जाम्पल दे दिया, चीता, व्हेल, बैट का। थॉर्न्स ऑफ बोगनविला और टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकरबिटा भी, दोनों मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड है लेकिन दोनों के काम कितने अलग अलग। थॉर्न्स का प्रोटेक्शन वगैरह के लिए हो जाता है और टेंड्रिल का क्या हो जाता है? क्लाइंबिंग के लिए, तुमने देखा भी होगा। जैसे ये क्यूकम्बर या फिर और प्लांट्स हो गए जैसे पीस, मटर वगैरह, है ना। हार्ट एंड ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स की बात करें तो हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स बेसिक चैम्बर्स अपने पास सेम है, जैसे एट्रिया, वेंटिकल्स। और फंक्शन क्या क्या सब में कैसे कैसे? सिंगल सर्कुलेशन, मिक्स्ड, डबल सर्कुलेशन। लेकिन ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इसमें वर्टिब्रेट्स, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप, मैमल्स, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। अब एनालॉजी की बात करें तो एनालॉजी मतलब एनालगस मतलब डिफरेंट। तो इनका क्या है कि ओरिजिन एनाटॉमी डिफरेंट है, अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं लेकिन सारे आके कहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं? एक जगह पे, और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब जैसे दिल्ली का एग्जांपल हो गया तो दिल्ली में क्या है ना कि अलग अलग प्लेसेस के लोग सारे एक ही जगह में है ना। इधर हरियाणा के लोग भी है, पंजाब के भी है, ठीक है, फिर राजस्थान के भी है, यूपी के, बिहार का भी है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सारे अलग अलग ओरिजिन से हैं लेकिन सारे कहाँ पर आ बसे हुए हैं? दिल्ली में, है ना। तो ये एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे फंक्शन सिमिलर क्या क्या होने वाला है? एक अपने पास विंग्स ऑफ इंसेक्ट है ना, कोई इंसेक्ट है तो उसके विंग्स किस काम में आएगा? फ्लाइंग के काम में, है ना। लेकिन बर्ड्स क्या है अपने पास? बर्ड्स वर्टिब्रेट्स होते हैं और इनका काम, इनका विंग्स क्या आएगा? ये भी फ्लाइंग के काम में। तो देखो दोनों का काम, विंग्स जो है ना फ्लाइंग के काम में आ रहा है, लेकिन बर्ड्स क्या है? वर्टिब्रेट्स है, और इनवर्टिब्रेट्स क्या है? वो इंसेक्ट क्या है? इनवर्टिब्रेट्स है ना। तो तुम देख रहे हो कि वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट है लेकिन दोनों का काम कैसा? सेम सेम है ना, फंक्शन सिमिलर है लेकिन दोनों बिलोंग कहाँ से करते हैं? डिफरेंट ऑरिजिन से, है ना। एक वर्टिब्रेट है, एक इनवर्टिब्रेट है, लेकिन दोनों का काम क्या है? फंक्शन जो है सेम है। तो ये एनालॉजी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इवन आफ्टर हैविंग डिफरेंट ऑरिजिन ड्यू टू सिमिलर नीड्स और रिक्वायरमेंट देयर अडेप्टेशन वर सिमिलर शोइंग कन्वर्जेंस। मतलब कन्वर्जेंस मतलब कोई सारी अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह से झूलती फिरती आती है और सारे एक जगह पे अडॉप्ट कर जाते हैं, एक जगह पे सर्वाइव कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन करके रख रहे हैं, ठीक है। गॉट इट। तो एनालॉजी गिव्स एन आइडिया अबाउट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इसको याद रख लेना। एग्जाम्पल और भी बहुत सारे हैं, जैसे विंग्स ऑफ बर्ड और बटरफ्लाई का तुमने दे दिया। फिर आइस ऑफ ऑक्टोपस और मैमल्स, हमारे आइस किस काम के आ रहे हैं, है ना, फंक्शन विजन है, और ऑक्टोपस के आइस भी फंक्शन क्या है उसका? विजन है। लेकिन दोनों कितने अलग अलग है, हम दोनों अलग अलग ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, राइट। मैमल्स और ऑक्टोपस तो सेम नहीं हुआ है ना। स्वीट पोटैटो और पोटैटोज़ की बात कर ले तो दोनों क्या है? स्टोर्ड फूड, है ना। स्वीट पोटैटो हो गए, पोटैटो, दोनों का काम फूड को स्टोर करके रखना। लेकिन स्वीट पोटैटो क्या है? एक मॉडिफाइड रूट है, उसका ओरिजिन क्या है? मॉडिफाइड रूट से बनता है। और पोटैटो कैसे बनता है? एक मॉडिफाइड शूट है। देख रहे हो कि दोनों के ओरिजिन अलग है लेकिन दोनों का काम क्या है? स्टोरिंग ऑफ फूड, है ना। वैसे फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स की बात करें तो पेंगुइन के फ्लिपर्स हो गए और फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन, है ना, दोनों का स्विमिंग का काम में आता है। लेकिन दोनों पेंगुइन जो है वो बर्ड है और डॉल्फिन जो है मैमल है। देख रहे हो कि ओरिजिन अलग है लेकिन दोनों का काम, फ्लिपर्स किस काम में आते हैं? स्विमिंग के काम में आते हैं, समझ गए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास आ जाएगा पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। देखो पैलेंटोलॉजी मतलब क्या होता है ना, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। एमसीक्यू में ये भी पूछ लेते कि पैलेंटोलॉजिकल मतलब पैलेंटोलॉजी क्या होता है? दैट इज स्टडी ऑफ फॉसिल्स, याद रखना। और फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स यानी हम किसी एंटायर ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं ना, प्रिजर्व करके रखते हैं सालों तक। या फिर मान लो उसका कोई स्पेसिफिक पार्ट हमें मिलता है, उसका टीथ, उसका हाथ, उसके फिंगरप्रिंट्स, कुछ भी हमें वो मिलता है और हम उस या फिर एक्सक्रीटा भी हो सकता है, उस ऑर्गेनिज्म की वो चीज़ों को हम क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं बहुत सालों तक, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, क्योंकि वो हमें एविडेंस दे रहा है कि ये ऑर्गेनिज्म पहले सर्वाइव कर रहा था यहाँ पर, है ना।
तो फॉसिल्स जो है ना बेस्ट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन माना जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे हमें कहाँ दिखेगा कि डायनासोर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, हमें कैसे पता चला, फॉसिल्स की वजह से पता चला सिर्फ, है ना। फॉर्म्ड इन कहाँ मिलते हैं फॉसिल्स, सेडिमेंट्री रॉक्स में, एकदम नीचे वाली लेयर में, जो सॉइल के सबसे नीचे लेयर में बनेगा ना, वहाँ पर मिलते हैं। देखो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, रॉक्स विच आर फॉर्म्ड ओवर ईयर्स बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स पार्टिकल्स लेयर बाय लेयर, है ना। बहुत सालों पुराना मतलब अपना अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, फिर ये हुआ ये हुआ, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो एक न्यू लेयर बनते गई, है ना, डिस्ट्रक्शन हुआ, फिर कुछ इवोल्यूशन हुआ, फिर कुछ नया बना, क्रिएशन हुआ, फिर ऐसे लेयर बाय लेयर चीज़ें जो है बनते गई। बोलते हैं ना मरने के बाद मिट्टी में ही मिल जाना है, वही चीज़ें हुई कि पहले के ऑर्गेनिजम्स ख़त्म हुए और वो मिट्टी में मिलते गए, फिर न्यू फॉर्मेशन हुआ अर्थ का, फिर ह्यूमंस आए, फिर ये आया। तो डैट इज़ वाई लेयर बाय लेयर जो है चीज़ें वहाँ पर फॉसिल्स जमा होते रहेंगे ना, कहाँ जाएगा ये सारे के सारा, ठीक है। एनसीईआरटी में मेंशन कर रहा है रॉक फॉर्म सेडिमेंट्स लेयर अर्थ क्रस्ट इंडिकेट्स अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट्स ओवर अनदर, ठीक है। अब सबसे नीचे लेयर मान लो ए लेयर है, फिर उसके ऊपर बी लेयर, फिर सी लेयर, डी, ई लेयर, ठीक है। डिफरेंट लेयर्स है अर्थ का, तो डिफरेंट मतलब जितने नीचे हमें मिलता है मतलब उतने साल पुराना वो होगा कोई भी चीज़ है, राइट। तो वो फॉसिल्स जो है, ठीक है, वो बताता है कि सेडिमेंट्स कंटेन्स फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स दैट डाइड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकुलर सेडिमेंट। एज ऑफ फॉसिल्स की बात करें, मतलब हमें अगर पता लगाना हो कि ये फॉसिल कितना साल पुराना है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल रेडियो एक्टिव डेटिंग, इससे पता चल जाता है कोई फॉसिल कितना साल पुराना है ना। दूसरा मेथड है अपने पास इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस या फिर रिलेटिव डेटिंग, इन सारे इंस्ट्रूमेंट से पता चल जाता है कोई फॉसिल कितना साल पुराना है, ठीक है। अब देखो सेडिमेंट्स की बात करें, ठीक है, तो ओल्डेस्ट फॉसिल निकालना हो तो मतलब ओल्डेस्ट फॉसिल में पता लगाना हो तो, ठीक है। अब एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करें तो किसने दिया था इसको, अर्नेस्ट हैकल ने। इसको भी याद रखना कि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस किसने दिया था, ठीक है, अर्नेस्ट हैकल। ये क्या बोलते हैं कि बायोजेनेटिक लॉ या फिर रिकैप्चुलेशन थ्योरी जो है ना वो रिपीट करता है अपने आप को, जैसे ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट्स फाइलोजेनी, रिपीट करता है, ठीक है। इन्होंने बोला कि स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, सबसे पहले देखो क्या, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, the embryos of all vertebrates individuals human develop a row of, ठीक है, vestigial gill slits just behind the head, but it is a functional organ only in fish and not found in other adult vertebrates। ये क्या बोलते हैं कि अपने पास क्या है ना कि जो ह्यूमन है, ये ह्यूमन के साथ साथ जो भी वर्टिब्रेट्स है, इसे बोल रहे हैं कि अपने पास हमने डेवलप कर रखा है अ रो ऑफ, एक वेस्टिजियल गिल स्लिट है जो कि जस्ट बिहाइंड हमारे हेड है, ठीक है, जस्ट बिहाइंड आवर हेड। और ये एक वेस्टिजियल ऑर्गेन है, मतलब ऑर्गेन है लेकिन किसी काम का नहीं है, इसीलिए ये बोलते हैं कि इट इज़ जस्ट बिहाइंड द हेड बट इट इज़ अ फंक्शनल ऑर्गेन ओनली इन फिशेस। लेकिन ये जो गिल स्लिट्स है ना, ये जो गिल्स है, ठीक है, वेस्टिजियल गिल स्लिट्स, ये सिर्फ फिशेस में फंक्शनल है। तुम्हें पता है फिशेस में गिल्स रहता है जो कि उनको स्विमिंग में, ब्रीदिंग में, है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें काम आता है, राइट। ये बोल रहे हैं कि हमारे में भी है बट हमारे में फंक्शनल नहीं है, उनके में फंक्शनल है बस। तो प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स इन ऑल इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। तो ये बोलते हैं कि गिल स्लिट्स सब में प्रेजेंट है, वो बात अलग है कि हमारे में वेस्टिजियल है, हम यूज़ नहीं करते, और सब में है ये, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि इससे पता चलता है कि हम सबका कॉमन एंसेस्ट्री है, हम सब एक ही एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ऐसा बोला। He also said embryos of vertebrates all pass through adult stages of other vertebrates। इनका कहना है कि हमारे जो एम्ब्रियोस है वो एक वर्टिब्रेट से सारे वर्टिब्रेट के जो लाइफ फॉर्म्स है ना वो सारे स्टेजेस हमने क्रॉस करी है। मतलब इनका कहना है कि हम पहले के टाइम में फ़िश होते थे और फिश से होते होते हम ये बने, फिर वो बने, तब जाकर हम इंसान बने। इनका ये कहना है कि हमने सबके लाइफ फॉर्म्स अडल्ट स्टेज हमने सबके जिए हुए हैं, मतलब ये बोल रहे हैं। और इस चीज़ को डिसअप्रूव करने के लिए अपने पास आए थे कौन, कार्ल वॉन बेयर्न ने। इन्होंने डिसअप्रूव करा इस थ्योरी को, बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ही रिजेक्टेड द हाइपोथेसिस बाय सेइंग दैट एम्ब्रियो इज़ नेवर पास थ्रू अडल्ट ऑफ वर्टिब्रेट। इन्होंने बोला कि एम्ब्रियो कभी भी, इट इज़ नेवर पास्ड, ठीक है, थ्रू अडल्ट ऑफ अदर वर्टिब्रेट, दूसरे वर्टिब्रेट्स के जो लाइफ फॉर्म से अडल्ट वाला, उस चीज़ को हमने कभी पास ऑन नहीं करा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, थ्योरी गलत है। उन्होंने ऐसे इसको डिसअप्रूव कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अपने पास बायोलॉजिकल एविडेंसेस, सॉरी बायोकेमिकल एविडेंसेस, जिसमें क्या बोलता है, प्रेजेंस ऑफ सिमिलर प्रोटीन्स इन ब्लड ऑफ एपिस, ठीक है, एंड ह्यूमंस इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री। इनका कहना है कि जैसे एप है और हम ह्यूमंस हैं, तो हम दोनों के ब्लड में ना कुछ ऐसी सिमिलर प्रोटीन्स प्रेजेंट है जिससे ये पता चलता है कि हमारा ओरिजिन जो है
हमारा कॉमन एंसेस्ट्री जो है वो सिमिलर रहा होगा, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ कॉमन एंजाइम्स है इन वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। अब एक और चीज़ इन्होंने बोला कि कुछ पार्टिकुलर एंजाइम्स है जो कि इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में सेम सिमिलर है, वो कौन सा है? ट्रिप्सिन, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास आर्टिफिशियल सेलेक्शन। इसमें क्या होता है लास्ट वाला? आर्टिफिशियल मतलब जो कि इंसानों ने बना रखा है, जैसे कि कैसे? मैन हैज़ ब्रेड सेलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर। इंसानों ने क्या करा है? एनिमल्स को यूज़ करा है, प्लांट्स को यूज़ करा है अपने बेनिफिट के लिए, है ना। जैसे एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर की बात करें, स्पोर्ट्स में भी, है ना। सिक्योरिटी के सेंस में, सिक्योरिटी इन द सेंस जैसे कि कुत्ता बिल्ली पाल लेना, उनकी खुद की प्रोटेक्शन के लिए, लोग इंसान अपने खुद की प्रोटेक्शन के लिए, खुद की सिक्योरिटी के लिए, है ना। Similarly, excess use of herbicides, pesticides, etc. has only resulted in selection of resistant varieties in a much lesser time scale. वैसे ही हमने excess use of क्या चीज़ों को करा है? herbicides या pesticides का, ठीक है। अपने पास hence resistant organism cells are appearing in a time scale of months or years and not centuries. इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे आर्टिफिशियल सिलेक्शन मैन ब्रेड की बात करें तो सबसे पहले अपने पास एंथ्रोपोजेनिक एक्शन आता है, मतलब ह्यूमन एक्शन। कैसे हम इंसानों ने एनिमल्स या प्लांट्स को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करा हुआ है, राइट, ठीक है। तो वो ये चीज़ बता रहा है, दिस टेल्स अस डैट कि कैसे ह्यूमन एक्शन ने जो है ना वो इवोल्यूशन को इज़ नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म, इट इज़ अ स्टोकैस्टिक प्रोसेस। मतलब ये एक रैंडम प्रोसेस है, डायरेक्टली नहीं है, बनाया गया है, इंसानों ने बनाया अपने फ़ायदे के लिए, और इट इज़ अ रैंडम स्टोकैस्टिक प्रोसेस बोला गया है। इस वर्ड को याद रखना। इन्होंने बोला कि इट इज़ बेस्ड ऑन चांस इवेंट्स इन नेचुरल सिलेक्शन, नेचर की बात करें, और चांस म्यूटेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसमें इतना कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना कि एंथ्रोपोजेनिक एक्शन मतलब ह्यूमन एक्शन, और स्टोकैस्टिक प्रोसेस मतलब जो रैंडम प्रोसेस है आर्टिफिशियल सिलेक्शन में ये आता है कि इंसानों ने प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे यूज़ करा है खुद के फ़ायदे के लिए। नेक्स्ट आता है अपने पास HW इक्विलिब्रियम, या फिर हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको याद रखना कि इट इज़ इन लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन द एलिलिक फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। याद रखना HW इक्विलिब्रियम जो है ना वो लार्ज फंक्शन पे काम करता है, लार्ज स्केल पर, रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन पर काम करता है। एलिलिक फ्रीक्वेंसी की सेंस पे बात करें तो रिमेन्स कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन इफ़ द पॉपुलेशन इज़ फ्री फ्रॉम फोर्सेस लाइक, देखो ये बोल रहा है ना कि पॉपुलेशन कांस्टेंट जैसा है वैसे ही चलते रहेगा, ओनली इफ़ ये सारी चीज़ें जो है अफेक्ट नहीं कर रही है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन म्यूटेशन, जीन माइग्रेशन या फिर जीन फ्लो की बात करें, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें अगर डिस्टर्ब नहीं करती है तो एलेलिक फ्रीक्वेंसी जो है ना वो कांस्टेंट रहने वाला है इस जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, ठीक है। अब जीन पूल की बात करें, जीन पूल क्या होता है? एक स्विमिंग पूल मानो, जीन पूल। इसमें क्या है? सम टोटल ऑफ द जीन्स इन अ पॉपुलेशन, टोटल जीन्स कितने हैं किसी पॉपुलेशन में, दैट इज़ अ जीन पूल, सम टोटल, ठीक है। अब हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल क्या कहता है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देता है जो कि P+Q = 1 है। अब जो P है ना वो क्या है? एलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, तुमने बायो में पढ़ा हुआ है, ठीक है, जेनेटिक्स में डोमिनेंट रिसेसिव एलील ये सब क्या है। P जो है डोमिनेंट एलील है जिसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया गया है, और Q जो है डेट इज़ एलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील मतलब छोटा वाला। अब हमारे पास एक मैथ्स में एक फॉर्मूला आता है A+B² जिसको लिखते हैं A² + 2AB + B²। यहाँ पे सिमिलरली P+Q = 1 को इस फॉर्मूले को भी इस सेंस में लिखने वाले हैं कि P² + 2PQ + Q² = 1। A+B का स्क्वायर जो है ना बिल्कुल उसी का सिमिलर वे में तुम्हें दिख रहा है स्क्रीन पर, समझ तो आ ही रहा है, तुम तैयारी कर रहे हो इतना तुम्हें ऑलरेडी पता है। अब P² की बात करें तो डेट इज़ यहाँ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो है AA कैपिटल जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट की बात कर रहे हैं। होमोजाइगस मतलब सिमिलर। PQ हो जाएगा अपने पास टॉल वाला एक आता है ना जो कि क्या होगा, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट लेकिन हेट्रोजाइगस, और Q है Q² वो हो जाएगा अपने पास जेनेटिक फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, स्क्रीन पर लिख रही हूँ मैं, क्वेश्चन देखना। अ जीन लोकस हैज़ 2 एलील्स, एक कैपिटल A और एक स्मॉल a। एक जीन लोकस है, लोकस मतलब पोजीशन, है ना। गलती हो गई मेरे से, यहाँ पर मेरे को एक जीन भी बनाकर दिखाना चाहिए था, पोजीशन A, लोकस क्या है A और B दिखाना चाहिए था, बट ये मिस आउट हो गया मेरे से। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट मतलब P वाला जो A है उसका कितना 0.4 है ना। तो बताओ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट का कितना होगा, हेट्रो का कितना होगा, और होमोजाइगस रिसेसिव का कितने होने वाला है इन अ पॉपुलेशन।
और ये सारे तुम्हारे पास ऑप्शंस है। तो तुम्हारे पास फॉर्मूला P प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, P प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है ना। और P का वैल्यू दे रखा है 0.4। अब तुम देखो Q का वैल्यू तो दिया नहीं है। अब तुम्हें जो P का वैल्यू पता है तो Q तो तुम निकाल ही लोगे ना, क्योंकि P है अपने पास 0.4, Q अपने पास नहीं पता, इक्वल टू 1 है तो 1 से सब्ट्रैक्ट करोगी तो तुम्हारे पास Q का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.6। लेकिन फिर भी लिख के दिखा देती हूँ मैं ताकि तुम बाद में भूल ना जाओ, है ना, या फिर ना सोचने लगो कि कैसे आ गया। अब हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। पी स्क्वायर मतलब P 0.4 था उसका स्क्वायर करो 0.16, क्यू स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर करो 0.36 और वैसे 2PQ मतलब 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 0.48। और इससे पता चलता है कि हमारे तीनों आंसर मिलाकर मिलता है कि आंसर ए, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास टॉपिक आ जाता है म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब हम चेंज करते हैं किसी पोजीशन, किसी जब हम को चेंज कर रहे हैं। सबसे पहले म्यूटेशन की बात करें ना, तो इसमें एक अपने पास एक्सपेरिमेंट आता है विच इज़ लेडरबर्ग एक्सपेरिमेंट। देखो इसमें क्या होता है, एक पॉपुलेशन है, ये न्यूट्रिएंट मीडियम कल्चर में एक पॉपुलेशन है। यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस वेरिएशन ऑलरेडी एग्जिस्ट बट ओनली शो व्हेन एनवायरनमेंट चेंज। यहाँ पे ना इस एनवायरनमेंट में नॉर्मल वाले भी है और वैसे वाले भी है जो कि वेरिएशन शो कर सकते हैं, है ना। लेकिन हमें बोलते हैं ना कि असली हीरे का तब पता चलेगा जब हम क्या करेंगे, एनवायरनमेंट को चेंज करेंगे। अब जब एनवायरनमेंट को चेंज करेंगे ना तब हमें दिख जाएगा कि असली वाले कौन से हैं जो कि यहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं, जिनके अंदर वेरिएशन है ना। तो दूसरे मीडियम में वही चेंज किया गया कि जैसे हमने इसमें क्या करा, पेनिसिलिन को ऐड करा ना, तो हमने देखा कि इस न्यूट्रिएंट मीडियम में सिर्फ कुछ ही मेंबर्स बचे हुए हैं जो कि सर्वाइव कर पाए। ठीक है, ये था। तो यही बताया मैंने कि ओरिजिनल पॉपुलेशन में इतने सारे थे, लेकिन जैसे ही हमने एनवायरनमेंट को चेंज करा, मीडियम को चेंज करा, पेनिसिलिन ऐड करा, तो हमने देखा कि नेक्स्ट वाले में तो थोड़े से बचते हैं, सिर्फ वो बचते हैं जिनके अंदर वो वेरिएशन, वो सर्वाइवेबिलिटी वाला वो है, कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये बता रहा है म्यूटेशन मतलब हमने चेंज जैसे ही करा तो हमें दिख गया कि क्या बच रहा है। जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें, नंबर 2 पे आता है, रैंडम लॉस ऑफ जीन फ्रॉम अ स्मॉल पॉपुलेशन। जैसे नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, नेचुरल कैलेमिटीज़ भाई उस पर तो कंट्रोल नहीं है, और उस चीज़ की वजह से भी क्या होता है, जब लॉस होता है ना जीन्स का किसी भी पॉपुलेशन में, उस या फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की बात करें, जैसे ह्यूमन्स डिस्टर्ब करते हैं, नेचुरल सिलेक्शन जो नेचुरल लाइफ चल रही है, नेचुरल प्रोसेसेस को ह्यूमन डिस्टर्ब करते हैं, तभी भी ये चीज़ें बिगड़ जाती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट में 2 चीज़ें आती है, एक तो फाउंडर्स इफेक्ट और एक बॉटलनेक एक्सपेरिमेंट। अभी हम समझ लेंगे कि एंथ्रोपोजेनिक का एग्जांपल कैसे है। अब तुम ही बताओ, सबसे पहले देखो फाउंडर्स इफेक्ट पे अपने पास आएगा डार्विन फिंचेस जिन्होंने बोला था, डार्विनियन फिंचेस का। इन्होंने बोला कि एक ओरिजिनल पॉपुलेशन में ना जीन पूल, ठीक है, इतने बचे हुए थे, फाउंडर्स पॉपुलेशन में सिर्फ थोड़े से बचते हैं। कैसे? इन्होंने बोला, डार्विन फिंचेस ने बोला, इफ़ फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन सम इंडिविजुअल्स रैंडमली मूव टू अ न्यू प्लेस, इस ओरिजिनल पॉपुलेशन से कुछ ऑर्गेनिजम्स रैंडमली मूव कर जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, एमिग्रेशन एग्जिस्ट करते हैं, एमिग्रेशन कर जाते हैं दूसरे पॉपुलेशन में, तो वहाँ पे जाके उस प्लेस को अडेप्ट कर लेते हैं अपने अंदर, तो उनके अंदर कुछ नए चेंजेस आ जाते हैं एंड शो वेरिएशन ओवर टाइम के साथ चेंज आ रहा है, तो वो भी अपने आप को अडेप्ट कर ले रहा है। बोलते हैं ना कि समय के साथ साथ खुद को भी बदलना पड़ता है, खुद के अंदर भी चेंजेस लानी पड़ती है ताकि हम इस आज के टाइम पे एडजस्ट कर पाए, मतलब सर्वाइव कर पाए, है ना। तो वही चीज़ें यहाँ पर है। तो इसको इन्होंने बोला कि फाउंडर्स पॉपुलेशन पे वेरिएशन ओवर सिर्फ कुछ ही बचते हैं। दूसरा बॉटलनेक एक्सपेरिमेंट में ये बोलता है ना कि पहले मान लो एक चीता का पॉपुलेशन पूरा फुल, बॉटलनेक एक्सपेरिमेंट पूरा फुल है, लेकिन इंसानों ने इतना ज़्यादा हंटिंग करा, डिफॉरेस्टेशन करा, एनवायरनमेंट को इतना टॉर्चर करा कि अब बाद में हम देखते हैं कि सिर्फ थोड़े से जो एक बॉटल का जो नेक वाला हिस्सा है ना, बस इतनी सी चीता की पॉपुलेशन बचती है। ठीक है, समझ आ रहा है। पहले पॉपुलेशन, चीता की पॉपुलेशन मान लो पूरे फुल बॉटल है, लेकिन इंसानों ने इतना ज़्यादा यूज़ करा, डिफॉरेस्टेशन, हंटिंग करा,
कि डिस्टर्ब हो गया एनवायरनमेंट और अब सिर्फ थोड़ी सी पॉपुलेशन बची हुई है, दैट इज़ जो नेक है ना उतनी बराबर बस बची हुई है। जीन माइग्रेशन यानी जीन फ्लो करना, मतलब एक पॉपुलेशन से अगर कुछ ऑर्गेनिज्म बाहर चले जाते हैं तो दैट इज़ एमिग्रेशन, मतलब एग्जिट हो गया, चले गए ना, गुड बाय। जैसे अपने इंडिया से कुछ मुंडे जो है बाहर चले गए कमाने के लिए, तो वो NRI बन के बाहर चले, एग्जिट कर गए। लेकिन कुछ फॉरेनर्स है जो कि हमारे इंडिया में ही आ रहे हैं, तो वो इमिग्रेशन हो गया, क्योंकि न्यू इंडिविजुअल्स हमारे पॉपुलेशन में आ रहे हैं, है ना। इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट रेडिएटिंग टू अदर ओवर, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास क्या, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अच्छे से तो पढ़ने वाले उस चैप्टर में अपने पास जो है, इसमें फ़िलहाल देखते हैं कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑकर्स, दिस कॉजेस वेरिएशन। ये बोले कि जब गैमेट बनता है ना तो उस टाइम पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से वेरिएशन आता है ऑब्वियसली। अब ऐसा भी मत करो कि आपकी शादी जो है आपके ही रिलेशन में, आपके रिलेटिव्स में ही चल रही है, एक दूसरे में शादियाँ हो रही है, तो भाई अगर सेम ही पॉपुलेशन में तुम लोग शादी करते हो तो आगे चल के ना बच्चे आएंगे तो वेरिएशन शो नहीं होगा। लेकिन आप थोड़ा सा अपने कास्ट से जाकर शादी करो, थोड़ा सा आप अपने दूसरे मतलब ऐसे बोलते हैं कि दूसरे मतलब लोगों में शादी करो, तो थोड़े बहुत आपके ना वेरिएशंस होंगे फैमिली में। और क्या होगा कि इससे क्या होगा कि आपको कभी भी किसी टाइप का कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा होना भी चाहिए। मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रही, बस बता रही हूँ कि दैट इज़ व्हाट आई थिंक, मैंने एग्जाम्पल देने के लिए बोला है, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन में अपने पास 3 टाइप के आ जाएंगे। नॉर्मल सिलेक्शन सबसे पहले बात करें, यहाँ पर देखो क्या होता है नॉर्मल सिलेक्शन, या फिर हम स्टेबिलिटी बोलते हैं, स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन। टॉल, एवरेज, शॉर्ट। नेचर जो है ना हमेशा जो एवरेज में आता है ना उसको सेलेक्ट करता है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल विच अ पार्शियल फेनोटाइप, जो नेचर है ना ज़्यादा टॉल लोगों को सेलेक्ट कर रहा है ना शॉर्ट लोगों को, उन लोगों को सेलेक्ट कर रहा है जो कि मीडियम हाइट लोगों की, ऐसी बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक नैरो पीक बनता है व्हेन नेचर सेलेक्ट्स द एवरेज मीन, एवरेज टोटल, सम टोटल को जब नेचर सेलेक्ट करता है तो एक नैरो पीक बनता है। एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया पॉपुलेशन की बात करें अफ्रीकन पॉपुलेशन में, ठीक है। अब किसी का हीमोग्लोबिन ए चल रहा है तो उसका वो नॉर्मल है, उस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया नहीं है। लेकिन मान लो एक बंदे को सिकल सेल एनीमिया है, HbA है, सॉरी नॉर्मल है, लेकिन बंदी HbS है, उसको सिकल सेल एनीमिया है। अब ये दोनों शादी करते हैं, ठीक है। नेचर सपोर्ट्स दिस, क्योंकि यहाँ पे प्लाज्मोडियम डस है ना सेम नहीं रहने वाला, ठीक है। अब HbS करते हैं तो ये दोनों जो है लीथल, मतलब एक सिकल सेल एनीमिया पर्सन को दूसरे सिकल सेल एनीमिया पर्सन के साथ शादी करा देंगे तो ऑब्वियसली इनकी तो डेथ हो जाने वाली है, बच्चे नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि नेचर जो है ना बीच वाले को हमेशा सेलेक्ट करता है जिनके वेरिएशन शो हो, है ना। बेबी वेट की बात करें, बॉर्न होते ही पहले मेजर करते हैं ना कितने उसका वेट है, तो 2.5 to 3.5 kg है ना, तो मतलब वो उसका ज़्यादा सर्वाइवेबिलिटी है। अब कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको पैदा होते हैं उनको आइसोलेशन में रख दिया जाता है ना, क्योंकि उनके साइज़ में कुछ फ़र्क रहता है, तो उस केस में ना उनका सर्वाइव करने का चांस बहुत कम रहता है। या फिर कोई बच्चे होते हैं ज़्यादा ही हेल्दी रहते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो नेचर क्या करता है, जो एवरेज मीन है बीच वाला उसको सेलेक्ट करता है। प्रोग्रेसिव या डायरेक्शनल की बात करें तो सिर्फ पीक ना शिफ्ट करेगा किसी एक डायरेक्शन, सिर्फ एक किसी एक्सट्रीम डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, मतलब नेचर ऐसा नहीं है कि बीच में का कुछ सेलेक्ट कर रहा है, नहीं, नेचर सिर्फ किसी एक को सेलेक्ट कर रहा है। जैसे इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का एग्जांपल था कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की बात करें तो वाइट विंग्ड वाले कैसे लाइकन के हेल्प से छिप जाते थे, तो उनका प्रेडेशन नहीं होता था। तो उस टाइम पे नेचर एक साइड में सिर्फ एक्सट्रीम शो कर रहा था, किस साइड में, कि आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ कि डार्क विंग्ड मॉथ जो है वो सर्वाइव कर पा रहे थे। तो तुमने पहले देखा बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है कि सिर्फ वाइट विंग सर्वाइव कर पाए और डार्क वाले ख़त्म होते थे, प्रेडिएशन हो गया। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन अपोजिट हुआ, तो नेचर एक टाइम पे एक ही चीज़ को सेलेक्ट कर रहा है, मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। डिसरप्टिव सिलेक्शन मतलब नेचर क्या करता है ना कि एक बार में 2 चीज़ों को सपोर्ट करता है। यहाँ पे 2 पीक्स दिखाई देंगे तुम्हें, 2 एक्सट्रीम ट्रेड्स आर सेलेक्टेड टुगेदर, ठीक है। तो 2 पीक दिखाई देंगे। जैसे मोलास्का स्नेल की बात करें तो वाइट वाले कैमोफ्लेज कर जाएंगे और डार्क वाले कैमोफ्लेज कर जाएंगे इन सैंड, लेकिन जो ग्रे वाले हैं उनका प्रेडेशन हो जाएगा। तो इस केस में नेचर दोनों को सेव कर रहा है, वाइट वाला भी कैमोफ्लेज हो जा रहा है, डार्क वाला भी कैमोफ्लेज हो जा रहा है, बीच में कौन बच जा रहा है, ग्रे वाला।
इसका प्रेडेशन हो जाएगा। अब बात करेंगे प्लेसेंटल मैमल्स की। तो कॉमन पॉइंट ये सारे प्लेसेंटल वाले ऑस्ट्रेलियन वाले जो है ना दोनों डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं, ये बस याद रखना, माइंड में याद रखना। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, सबसे पहले अपने पास इस पे ना जो एनसीईआरटी में पिक्चर्स दे रखे हैं इन सब के, उसके अकॉर्डिंग भी आता है, तो आप उसको एनसीईआरटी को रेफर कर लेना एक बार, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन मार्supials की बात करें तो इनका भी कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहे हैं, लेकिन इन ये सबका क्या हो गया है कि रेडिएट हो गए अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस। तो लेकिन इनका याद रखना कि कॉमन पॉइंट तो सेम ही है, जैसे कि मार्supial मोल हो गया, नम्बेट एंटीएटर, मार्supial माउस, स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग फलेंजर्स हो गया, तस्मीनियन टाइगर कैट या फिर तस्मीनियन वुल्फ, ठीक है, इन सबको याद रखना। और नेक्स्ट पेज में मैं शो करूँगी अभी इन दोनों के बीच कंपैरिजन करके एंड प्रॉपर ट्रिक के साथ, तो तुम्हें याद रहेगा कि किसके साथ सिमिलैरिटी शो करता है ना। हमने क्या देखा कि प्लेसेंटल मैमल्स जो है ना वो बहुत सिमिलर ही दिख रहे हैं और इनका नाम भी बहुत सिमिलर है विद द ऑस्ट्रेलियन मार्supials, ठीक है। कैसे पता है, देखो जो प्लेसेंटल मैमल्स है ना तो इसमें जो, और ऑस्ट्रेलियन मैमल्स, तो प्लेसेंटल मैमल्स का जो मोल है ना, एंटीएटर, माउस, लेमर, फ्लाइंग स्क्विरल, बॉबकैट, वुल्फ, ये सब सीरियल वाइज मतलब जैसे नंबरिंग करी बिल्कुल वैसे ही सिमिलैरिटी शो करते हैं ऑस्ट्रेलियन मार्supials के साथ। जैसे मोल वाला किसके साथ, मार्supial मोल के साथ, बस मार्supial लगा दिया, मोल सेम है। एंटीएटर का नम्बेट एंटीएटर हो गया, है ना। माउस का मार्supial माउस हो गया। लेमर का स्पॉटेड कस्कस, थोड़ा अलग है, इसको याद रखना। फ्लाइंग स्क्विरल का फ्लाइंग फलेंजस हो गया। बॉब कैट का फ्लाइंग तस्मीनियन टाइगर कैट हो गया, बॉब कैट, टाइगर कैट सेम ही है। वुल्फ, तस्मीनियन वुल्फ। तुम देख रहे हो वेन टू एडेप्टिव रेडिएशन, दो प्लेसेंटल मैमल भी रेडिएट कर रहे थे ना एक कॉमन ओरिजिन से, और दूसरा ऑस्ट्रेलियन मैमल्स भी रेडिएशन कर रहे हैं। ये बोल रहा है कि जब दो एडेप्टिव रेडिएशन ऑकर होता है ना इन अ कॉमन जोग्राफिकल एरिया, तो हो सकता है इन दोनों के बीच कुछ कन्वर्जेंस इवोल्यूशन शो हो, ठीक है। अब ट्रिक क्या याद करने का, सबसे पहले बात करें अपने पास प्लेसेंटल की हो जाएगा, मैम लेट फ्लाई बियॉन्ड वर्ल्ड, ठीक है। एम फॉर मॉल, ए फॉर एंटीएटर, एम फॉर माउस, लेट लेमोर, फ्लाई, फ्लाइंग स्क्विरल, बियॉन्ड, बॉबकैट, वर्ल्ड, वुल्फ। तुम इसको 4-5 बार पढ़ो, तुम्हें फिर ईजी लगने लगेगा और तुम्हें आ जाएगा, याद हो जाएगा इस ट्रिक से, ठीक है। सीक्वेंस वाइज ना तुम्हें याद हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन वाले का कैसे एग्जांपल याद कर सकते, मान ने मेरा साथ चल फैमिली पार्टी, तुम तो चाय तक वरना। आई नो थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा बिगड़ गया, डजंट मेक सेंस, बट तुम इसको ट्रिक बाय याद करोगे तुम्हें सच में ये काम आएगा, ठीक है, तुम याद रख पाओगे। मान इज मार्supial मोल, नी नम्बेट, ठीक है, सारा चेक कर लो।